हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। और अभी तक हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे अपनी 6th की ज्योग्राफी के। अब हम 3rd चैप्टर देखेंगे, पृथ्वी की गतियाँ। मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर हम जो पृथ्वी की गतियाँ होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। 2 तरह की गतियाँ हैं, घूर्णन और परिक्रमण। तो इससे रिलेटेड हम इस चैप्टर के अंदर कवर कर लेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं हम आज के चैप्टर को, जो है हमारा पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम 2 दिन से यही पढ़ रहे थे। जब 2 चैप्टर पढ़े हमने, उसके अंदर हमने देखा कि पृथ्वी की 2 प्रकार की गति होती है। एक तो हमारी होती है घूर्णन और दूसरी होती है हमारी परिक्रमण। ठीक है, घूर्णन किसको कहते थे हम? घूर्णन कहते थे जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसको हमने क्या कहा था? घूर्णन कहा था। इसको हम इस तरह समझते हैं, देखो, पृथ्वी जो है जब अपने अक्ष पर घूमती है, ये उसका एक तरीके से आप समझ लो, ये उसका अक्ष है। ठीक है, हाँ, इस तरह इस पे पृथ्वी घूमती रहे तो इस गति को हम क्या कहते हैं? इसी पर्टिकुलर अक्ष पे क्या होगी? पृथ्वी घूमती रहेगी। इसी को हम कह देते हैं घूर्णन, जिसे हम रोटेशन बोलते हैं, इंग्लिश में रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की एक गति को हम क्या बोलते हैं? घूर्णन, जब वो अपने ही अक्ष पर घूमती है। तथा दूसरी जो गति होती है उसे हम कहते हैं परिक्रमण। इसमें क्या होता है कि जो सूर्य होता है ना, जो हमारा सन होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, ये जो पृथ्वी होती है वो चक्कर लगाती है। ठीक है, तो अर्थ जो है पृथ्वी के, हमने बात करी थी दीर्घ वर्ताकार आकार में जो पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है हमारे सूरज के। और इस गति को हम लगातार, जो इस तरीके की गति कर रही है, इसको हम क्या कह देते हैं? परिक्रमण, और जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिवॉल्यूशन। तो इसके अंदर हमने यही देखा कि 2 प्रकार की गति हैं। एक तो घूर्णन है ना, जो पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना हो तो उसे हम घूर्णन कहते हैं, और सूर्य के चारों ओर स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। तो अब हमने पहले ये भी देख लिया था कि ये जो हम अक्ष बनाते हैं ना पृथ्वी का, कुछ इस तरह से, ये कोई वास्तविक रेखा नहीं है, ये एक बनाई हुई काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह के 66 हाफ का कोण बनाती है। अब याद रखना, पृथ्वी जो है हमारी थोड़ी सी झुकी हुई है। ठीक है, तो ये कोण बनाती है हमारे 66 एंड हाफ का। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे ही हम क्या कह देते हैं? ये जो कोण बनाया गया है इस, और समतल से जो बनाया गया है, हमें पता है जो ध्रुव है हमारे पृथ्वी के वो कैसे होते हैं? समतल होते हैं, है ना। तो वो उसी को हम क्या कह देते हैं? कक्षीय समतल कह देते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, क्योंकि सूर्य एक तारा है, और उससे क्या करती है? पृथ्वी प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, लेकिन बिल्कुल गोल नहीं है। हम बात करते हैं ये भूभाग के क्षेत्र की है, जियोइड है। इसलिए एक समय में सिर्फ एक आधे भाग को ही सूर्य की रोशनी मिलती है। क्या होता है, सूरज की रोशनी एक भाग को ही मिल पाती है, क्योंकि ये गोल है ना, तो इसकी रोशनी क्या होगी? आधे भाग को मिलेगी। इस भाग को तो मिलेगी सूर्य की रोशनी, लेकिन जो इस दूसरी साइड वाला भाग होगा उसको सूर्य की रोशनी नहीं मिलती। तो सूर्य की ओर वाले भाग की तरफ तो क्या होता है? दिन होता है, तथा जबकि दूसरे भाग में क्या होता है? सूर्य से दूर रहती है, और वहाँ पर क्या होती है? सूर्य की किरणें नहीं जा पाती, इस वजह से वहाँ पर रात्रि होती है। तो हमें देखने को मिलता है कि हमने पहले देखा था कि सूर्य एक तारा है और पृथ्वी सारा प्रकाश और ऊष्मा किससे पाती है? सूर्य से पाती है। अब सूर्य से पाती है तो क्या है? पृथ्वी हमारी कैसी है? गोल है, और लगातार इसके चक्कर लगा रही है। अब गोल होने के कारण जो सूर्य की रोशनी है उसके आधे ही भाग पे मिल पा रही है, जिसकी वजह जहाँ आधे भाग पे उसको रोशनी मिलेगी वो आधा भाग हमारा वहाँ पर दिन होगा, और जिस साइड हमारी रोशनी नहीं मिलेगी और इस साइड हमारा आधा भाग जो होता है वो कैसा हो जाता है? वहाँ पर रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। अब देखो, प्रदीप्ति वृत्त क्या है कि इस तरह का, देखो, अगर इस जगह तो हमें क्या मिल रही है?
सूर्य की रोशनी मिल रही है, ठीक है। जबकि दूसरा भाग कैसा है, जहाँ पर रात्रि है, मतलब रात है। तो इसको जो ये जो काल्पनिक रेखा मैंने एक बना दी ना, हाँ, जो कि किस में क्या कर रही है, ये एक काल्पनिक रेखा है जो कि इन दोनों में डिफरेंस हो कर रही है, विभाजन कर रही है इन दोनों के बीच में, उसी को हम क्या कह देते हैं, प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप अभी हम 3.2 चित्र देखेंगे उसमें देख लेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगाती है। तो ये जो हमारी पृथ्वी हमारी एक अक्ष पे घूम रही है, इसको घूमने में कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगते हैं। तो घूर्णन के समय काल को पृथ्वी को दिन कहा जाता है या पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाती है। इस डायग्राम में क्या समझा रखा है, सबसे पहले तो ये समझा रखा है हमको कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल क्या है। मैंने आपसे बात करी थी कि जो पृथ्वी है हमारी वो हल्की सी क्या है, झुकी हुई है। तो झुकने के बाद ये जो कॉर्ड बनाती है ना, वो कितने का बनाती है, 66.5 का बनाती है। ओके, और यहाँ से ये जो है ये हमारा कैसी है, हम बात करते हैं हल्की सी चपटी हुई है, जिसे हम बोलते हैं समतल है। और ये इस तरीके का कॉर्ड बनाती है जो कि हमारा बन जाता है 66.5 का। तो इसी को, इस कॉर्ड को हम क्या बोल देते हैं, पृथ्वी का कक्षीय समतल बोलते हैं। अब इस डायग्राम को समझ लेते हैं। क्या होता है, हमने अभी देखा कि ये जो सन है ना, ये हमारा क्या है, सन, ये हमारा सन, और ये हमारी अर्थ दिखाई गई है, ठीक है, हमारी पृथ्वी दिखाई गई है। इसमें क्या बोला गया है कि क्योंकि हमारा जो अर्थ है, जो हमारा पृथ्वी है, वो एकदम गोल है, एकदम तो गोल नहीं है लेकिन हमारी हल्की सी चपटी हुई है, लेकिन गोल आकार की बोल सकते हो, जिसके कारण उसका एक भाग में क्या होता है, सूर्य की रोशनी मिल पा रही है, जबकि दूसरे भाग में क्या होती है, सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं मिल पाती। अब क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पे कुछ इस तरह घूमती रहती है, ठीक है। हाँ, तो जब एक भाग सूर्य के सामने होगा जस्ट, तो वहाँ पर क्या होगा, दिन होगा, मतलब वहाँ पर क्या होगा, डे होगा। जबकि जो इसके जस्ट अपोजिट में होगा, वहाँ पर क्या होगी, नाइट होगी। क्यों, रात्रि होगी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही है। लेकिन फिर उसके बाद जब हमने कहा घूर्णन गति है ना, जो कि 24 घंटे में पूरा करती है, तो ये वाली जो जगह होगी बाद में कहाँ आ जाएगी, इस जगह। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। जबकि जो पहले प्रकाश पा रहा था, जहाँ पे दिन था, वो कहाँ चला गया, अपोजिट में चला गया। ये इस तरह घूमती रहेगी, वो अपोजिट में चला गया तो वहाँ क्या हो गई, रात्रि हो गई। तो यहाँ पर जो दिन और रात होते हैं ना हमारी पृथ्वी पे, वो किस वजह से होते हैं, दैनिक गति की वजह होते हैं। तो ये जो बोला जाता है कि सूर्य अस्त हो गया, सूर्य उदय हो गया, ये जो बोलते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। सूर्य तो रहता है, लेकिन क्या हो रहा है, पृथ्वी लगातार घूम रही है अपने अक्ष पर, जिसके कारण उसका एक भाग प्रकाश पार पा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर दिन हो रहा है, और दूसरा जो भाग है वो प्रकाश नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर रात्रि हो रही है। तो ये थी हमारी घूर्णन गति, जिसको हम दैनिक गति भी कहते हैं, जिसकी वजह दिन और रात होती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। अब समझ जाओ कि अगर पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूम रही है नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, जो हमारी दैनिक गति है ना, जो हमारा दिन और रात होती है, वो नहीं होगा, है ना। फिर ऐसा होगा कि अगर दैनिक गति नहीं होगी तो जो सूर्य के सामने भाग होगा, जो सन के सामने भाग होगा, सिर्फ उसी भाग पर क्या रहेगी, हमें दिन रहेगा। जबकि जो दूसरा भाग होगा वहाँ पर हमें क्या मिलेगी देखने को, रात्रि मिलेगी देखने को। तो यही होगा अगर घूर्णन गति ना हो तो। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार बढ़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं कि जो पृथ्वी है वो एक बहुत अच्छी यहाँ पे परिस्थितियाँ हैं जीवन जीने के लिए। तो वो क्यों है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है। घूर्णन कर रही है तभी तो पृथ्वी के सभी भागों में क्या देखने को मिलती है, टाइम टू टाइम दिन रात जैसी दैनिक गति देखने को मिलती है। अब बात करते हैं परिक्रमण की। तो एक तो हमारी घूर्णन गति हो गई, जिसकी वजह दिन रात हो रही है, और ये दैनिक गति हो गई। जो दूसरी गति है उसमें क्या होता है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी क्या है, चक्कर लगा रही है, और उसी गति को हम क्या कह देते हैं, परिक्रमण कह देते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। और इसको करने में पृथ्वी को 365 डेज के अप्रॉक्स लग जाते हैं।
एक चक्कर लगाने में। याद रखना, हम वैसे सिर्फ 365 डेज़ पढ़ते हैं, लेकिन इसको 365 दिन और साथ ही साथ 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। तो आप पढ़ते हो ना, देखो 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, तो आप पढ़ोगे हर साल 6 घंटे इसको एक्स्ट्रा लगेंगे, तो क्या होगा, इसको 24 घंटे, मतलब क्या हो जाएगा, 4 साल बाद पूरे 24 घंटे एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो एक दिन बढ़ जाएगा। और वो एक दिन हमारा कौन सा माना जाता है, लीप ईयर। जो फरवरी के महीने में लीप ईयर बनाया जाता है, वो क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है ना, उसको सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में, परिक्रमण करने में कंप्लीट 365 डेज़ नहीं लग रहे हैं, उसको 365 और 6 घंटे लग रहे हैं। तो हम 6 घंटे से अगर 4 साल जोड़ेंगे तो हमारे हो जाते हैं 24 घंटे, और ये 24 घंटे मतलब एक दिन। तो इसी तरह जो लीप ईयर होता है फरवरी के महीने में हमें देखने को मिलता है, एक दिन बढ़ जाता है, 29 आ जाती है, 29 फरवरी हो जाती है। तो ये किसके कारण होता है, परिक्रमण के कारण होता है। तो परिक्रमण हमारा क्या होगा, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का चक्कर लगाना, जो कि कितने डेज में कंप्लीट कर पाती है, 365 डेज 6 आवर में। तो इसमें बता रखा है, जो हमारे प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे, उन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है वो कैसी है, गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, मतलब घूमती है। ये सोच सकते हैं हम किस काल की बात कर रहे हैं, जब हमारे आर्यभट्ट थे, उन्होंने उसी टाइम पे बोल दिया था कि पृथ्वी कैसी है, गोल है और अपने घूम पर लगातार घूम रही है। अब हम परिक्रमण गति को इसके माध्यम से समझते हैं। देखो क्या है, बीच में हमारा क्या दिखा रखा है, सूर्य दिखा रखा है। अब हमने क्या बोला, दीर्घवृत्ताकार में क्या होती है, पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है लगातार इस तरह। तो यहाँ पे ये हमारी पृथ्वी दिखाई गई है और ये चारों तरफ किसके चक्कर लगा रही है, सूर्य के। अब देखना क्या होता है, यहाँ पर ये दिखा रही है शरद ऋतु। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जब विषुवत रेखा पर ये जो है हमारी, ये जो लाइन है, ठीक है, हाँ, इसमें जो विषुवत रेखा होती है ना हमारी, जो बीच की इक्वेटर की बात करी थी हमने, जो 2 भागों में गोले को काटती है, जो हमारा पृथ्वी है उसको 2 भागों में काटती है, वो विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, डायरेक्ट पड़ती हैं, तो वो कब पड़ती हैं, ऐसी तिथि 2 बार आती है। एक तो आती है हमारी 23 सितंबर, जिसे हम बसंत ऋतु कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा सूर्य होता है 23 सितंबर के बाद दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है ना। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय क्या देखने को मिलेगा, 22 दिसंबर तक, 22 दिसंबर में हमें ग्रीष्मकाल दिखता है, जब हमारे यहाँ सर्दी पड़ रही है, क्योंकि जो सूर्य है ना वो कहाँ पर है, दक्षिण एरिया में है, तो हमारे यहाँ उत्तर है, तो उत्तर में क्या पड़ेगी अब, सर्दी। तो 22 दिसंबर को यहाँ पर क्या होती है, गर्मियाँ होती हैं, जबकि हमारे यहाँ क्या होती हैं, सर्दियाँ पड़ती हैं। फिर 21 मार्च आती है, जिसको हम कहते हैं बसंत ऋतु। तो इस दिन भी दोबारा से विषुवत रेखा पर जो सूर्य है वो लंबवत पड़ता है, उसकी जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं 21 मार्च के दिन। और 21 मार्च के बाद हमें देखने को मिलता है फिर इसका उत्तरायण होना स्टार्ट होता है, मतलब जो सूरज है वो किस भाग में आ जाता है, उत्तरी भाग में आ जाता है। और जब ये उत्तरी भाग में आ जाता है तो गर्मियाँ कहाँ पड़ती हैं, उत्तरी भाग में पड़ेगी। तो 21 जून को हम उत्तर अयांत कहते हैं, बिल्कुल ठीक कर्क रेखा के ऊपर होता है, इसलिए यहाँ पे 21 जून में उत्तरी गोलार्ध जो है हमारा उसमें 21 जून सबसे बड़ा दिन माना जाता है, जबकि 21 जून सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में माना जाएगा। और 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन व सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाएगा। देखो क्या है कि हमारा ये हम पृथ्वी मान लेते हैं और ये हमारी क्या है, इक्वेटर है, जिसकी बात कर रहे थे विषुवत वृत्त की। साथ ही साथ हमें ये देखने को मिलती है यहाँ पे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारी कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि हमारी कर्क रेखा है, ठीक है। और फिर हमें देखने को मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि हमारी मकर रेखा है। तो मैंने कहा सबसे पहले 23 सितंबर को, ठीक है, 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य की किरणें वो सीधी लंबवत किस पे पड़ती हैं, विषुवत रेखा पे पड़ती हैं। एक तो हमारी कब पड़ती हैं, 23 सितंबर को, और उसके बाद इसका दक्षिणायन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब सूरज जो है हमारा वो किस साइड चला जाता है, हमारे दक्षिणी गोलार्ध में। और मकर रेखा पर
इसकी किरणें लंबवत पड़ती हैं, वो हमारी कब पड़ती हैं? 22 दिसंबर को। तो याद रखना यहाँ पर जो 22 दिसंबर है ना, तो यहाँ पे जब सूर्य यहाँ होगा तो यहाँ पे गर्मियाँ कब होंगी? इसी टाइम पे, क्योंकि मकर रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ रहा है तो गर्मियाँ भी होंगी। तो 22 दिसंबर पे यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होगा, जबकि हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध की साइड तो है नहीं है सूर्य, तो जिसके कारण हमारे यहाँ क्या पड़ रही होगी? सर्दियाँ पड़ रही होंगी। और 22 दिसंबर हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होगा, उनके यहाँ सबसे बड़ा दिन, हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन, क्योंकि सूर्य उनके यहाँ है इसलिए वहाँ पे गर्मियाँ, और हमारे यहाँ सूर्य की किरणें नहीं आ पा रही हैं इसलिए हमारे यहाँ सर्दियाँ। अब क्या होगा? दोबारा से इसका क्या होगा? ये विषुवत व्रत की साइड जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे पहुँच जाता है हमारे विषुवत व्रत पे 21 मार्च को। 21 मार्च को पहुँच गया। 21 मार्च के बाद क्या होता है? इस सूर्य का उत्तरायण होना स्टार्ट होता है। उत्तरायण होना स्टार्ट होता है तो हमें देखने को मिलता है कि ये जो हमारी कर्क रेखा होती है ना, इस कर्क रेखा पर ये 21 जून को जस्ट इसके लंबवत पड़ता है, सूर्य की रोशनी इस पे सीधी पड़ती है एकदम। और क्या होता है यहाँ पे, हम क्या कहते हैं, सबसे बड़ा दिन जो हमें कब देखने को मिलता है? 21 जून को। इसको हम कर्क संक्रांति नाम देते हैं 21 जून को, और इसको हम 22 दिसंबर को मकर संक्रांति देते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, तो वो हमारा होगा 21 जून। वह सबसे छोटा दिन कौन सा होगा, तो आप कहेंगे 22 दिसंबर। अगर पूछा जाए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, तो आप कहेंगे 22 दिसंबर, और सबसे छोटा दिन कौन सा होगा, तो वो हमारा कौन सा होगा? 21 जून। ठीक है, विषुवत व्रत पर कितनी बार सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो याद रखना 2 बार, एक तो हमारा 23 सितंबर और एक हमारा 21 मार्च। उत्तरायण होना कब स्टार्ट होता है? 21 मार्च से, और ठीक कर्क रेखा पे कब आ जाता है? 21 जून पे, और ठीक मकर रेखा के ऊपर लंबवत कब होना स्टार्ट हो जाता है? 22 दिसंबर। अब इसमें बता रखा है 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। तो मैंने कहा था ना 6 6 6, तो 4 साल बाद ये कितने बन जाएंगे? 24 घंटे, और ये एक अतिरिक्त दिन बन जाएगा जो कि फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इसलिए फरवरी का प्रत्येक चौथे वर्ष में 28 फरवरी की जगह क्या हो जाती है? 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? 365 डेज, लेकिन क्या हुआ? 6 घंटे से हर 4 साल बाद एक दिन बढ़ गया, 24 घंटे हो गए, तो जिसकी वजह से एक साल में कितने दिन हो गए? 366, और उसी को हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहा जाता है। तो अब इसमें दे रखा है अगला लीप वर्ष कब होगा, तो अभी क्या है हमारा? 2020, तो 2020 भी क्या है हमारा? 2020 क्या है हमारा? लीप ईयर। और 2024 इसके बाद हमको क्या देखने को मिलेगा? लीप ईयर देखने को मिलेगा। अब बात करिए इसमें कि ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी पूरे अक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। तो हमने अभी जब पृथ्वी देखी थी तो हमने देखा था वो 66.5 पे कुछ इस तरह झुकी हुई है ना। तो सामान्यतः एक वर्ष में को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं सर्द ऋतुओं में बांटा जाता है। याद रखना ये जो गर्मी है, जब सूर्य या तो उत्तरी गोलार्ध में होगा तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी, अगर दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी, अगर वो दक्षिणी गोलार्ध में है तो सर्दी उत्तरी गोलार्ध में होगी। ठीक है, जहाँ पर सूर्य होगा जस्ट उसके अपोजिट सर्दियाँ होंगी। और बसंत और शरद कब होगा? ऋतुएं कब आएंगी? जब जो हमारा सूर्य है वो ठीक किस पर होगा? ठीक विषुवत व्रत पे होगा, विषुवत रेखा पर होगा, मतलब कि इक्वेटर पे होगा। तब क्या आएगा हमारा? वसंत एवं शरद ऋतुएं। तो इस तरह हम 4 ऋतुओं में इसको बांट सकते हैं। तो याद रखना हमने घूर्णन की गति से दैनिक गति की बात करी थी, दिन और रात की, जबकि हम परिक्रमण से किसकी बात कर रहे हैं? अलग अलग जो पूरे साल में अलग अलग 4 ऋतुएं हैं उनकी बात कर रहे हैं। कौन कौन सी? गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुएं। अब इसमें दे रखा है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो मैंने यही बोला कि कर्क रेखा पर कब सीधी पड़ेंगी? 21 जून को। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है,
ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से चपटी हुई है ना जो हमारी पृथ्वी, तो यहाँ पे तिरछी जो है किरणें पड़ती हैं, इस कारण से यहाँ पे ऊष्मा कम प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इस वजह से उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। तो अब हमने क्या देखा कि ध्रुवों पे हमें देखने को मिलता है या तो 6 महीने लगातार दिन देखने को मिलेगा या 6 महीने लगातार रात देखने को मिलती है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है ना। तो अब जब हमें क्या सूर्य है वहाँ पर तो गर्मी का मौसम होगा। और 21 जून सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि इस टाइम पे ही ये कर्क रेखा पर होगा, और कर्क रेखा पर होगा तो इस दिन सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होती है। अब बात करते हैं इस अवस्था को क्या कहते हैं, हम उत्तर अयांत कहते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं 22 दिसंबर की। तो 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी होती हैं। तो 22 दिसंबर को क्या होता है, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबों पर पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। तो वहाँ पर उस टाइम पे क्या होगा, सबसे लंबा दिन होगा, कौन सा, 22 दिसंबर, और छोटी रातें होंगी। और वहाँ पे कैसी ऋतु चल रही होगी, ग्रीष्म ऋतु चल रही होगी। और ठीक उसके विपरीत जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उसमें क्या होगा, शीत ऋतु होगी। और पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कह देते हैं, दक्षिण अयांत कह देते हैं। और इसमें यह भी बता रखा है कि आपको पता है दक्षिण जो ऑस्ट्रेलिया है हमारा, वो किस गोले में आता है, दक्षिणी गोलार्ध में आता है। ठीक है, तो जो हमारा ये दक्षिणी गोलार्ध में आता है, इसलिए वहाँ पर जो क्रिसमस है ना, वो कब मनाया जाता है, वो गर्मियों में मनाया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ 25 दिसंबर को क्या होता है, क्रिसमस मनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होती हैं, सर्दियाँ। तो उत्तरी भाग में तो सर्दियाँ हैं, लेकिन जो दक्षिणी भाग है मतलब ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर गर्मियाँ होती हैं। तो जो क्रिसमस है वहाँ पर गर्मियों में बनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं। तो हमने कहा 2 ऐसे दिन होते हैं जब विषुवत व्रत पर सीधी किरणें पड़ेंगी, मतलब बिल्कुल बीच वाली जो इक्वेटर है वो 21 मार्च हो गया और 23 सितंबर हो गया। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो रात और दिन कब बराबर होते हैं हमारे, 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है, अब 23 सितंबर की बात करते हैं, को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। होता क्या है, अब 23 सितंबर से जो हमारा सूर्य होता है ना, वो दक्षिणी गोलार्ध में जाने के लिए प्रवेश करने लगता है, मतलब कि अब वो दक्षिणी गोलार्ध में एंटर करता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाता है, बसंत ऋतु हो जाता है। तो ऊपर तो क्या आएगी, उत्तरी गोलार्ध में अब सर्दियाँ आएंगी और यहाँ पे बसंत ऋतु आएगा। और 21 मार्च में जैसे इसका अपोजिट होगा, आप एक याद कर लो, और उसका अपोजिट 21 मार्च को होगा। कैसे, 21 मार्च की स्थिति में इसका विपरीत होगा, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। शरद ऋतु कब आती है, जब ठंड आने वाली होती है। तो हमारे यहाँ ठंड कब आती है, इस 23 सितंबर के बाद से, क्योंकि जो सूर्य होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में जाने लग जाता है। ठीक है, और गर्मियाँ कब आती हैं, बसंत ऋतु के मार्च से, जो कि हमारा 21 मार्च होता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात तथा ऋतुएं परिवर्तन होती हैं। तो हमने देखा घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात होती थी, और परिक्रमण के कारण क्या होता था, साल में अलग अलग ऋतुएं आती थी। अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर गति करती है उसको क्या बोला जाता था, परिक्रमण। ठीक है, तो इसका खा हो जाएगा परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत व्रत पर किस दिन पड़ती हैं। तो हमने कहा था इक्वेटर पे कब डायरेक्ट पड़ती हैं, तो 21 जून तो किस पे पड़ती हैं, कर्क रेखा पर, 22 दिसंबर मकर रेखा पर, और 21 मार्च और 23 सितंबर को किस पे पड़ती थी, विषुवत व्रत पर। तो अभी इसमें 23 सितंबर तो नहीं दे रखा है, तो क्या हो जाएगा इसका का, 21 मार्च। थर्ड क्वेश्चन, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो आप देखोगे क्या होगा कि भारत
कहाँ पर है, हमारे उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में 25 दिसंबर को क्या होती है, सर्दियाँ होती हैं, इसलिए यहाँ तो बनाया नहीं जाता। अपने यहाँ तो बेसिक सी बात है कि सर्दियों में बनाया जाता है। जापान भी कहाँ मिलता है हमें देखने को, उत्तरी गोलार्ध में, तो वहाँ भी नहीं। कहाँ बनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया। फोर्थ क्वेश्चन, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। तो जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है ना पृथ्वी की, वो परिक्रमण गति के कारण होता है, जबकि दिन रात वाला किसके कारण होता था, घूर्णन गति के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा खा, परिक्रमण। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।